नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी इकाई दूसरी से तीसरा अध्याय श्रम साधना यह लेकर आई हूँ, जो कि एक वैचारिक निबंध के अंतर्गत आता है। मैंने इसका व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल डॉक्टर कीर्तिज़ हिंदी की दुनिया इस पर अपलोड कर दिया है। आप उसको वहाँ देख सकते हैं। और आज मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि मिस श्रम साधना का जो है स्वाध्याय नहीं है क्या? तो स्वाध्याय तो है, आज हम वही करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। श्रम साधना का जो स्वाध्याय है वो दिया है पेज नंबर 63 के ऊपर, अर्थात 63 के ऊपर। तो आप इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और वो दिया हुआ है आपको कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर लिखिए, यानी हमको इसके आंसर लिखना है। और क्वेश्चन इस तरीके से है कि व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नियम, है ना। व्यापारी और उद्योगपति, इनके लिए अर्थशास्त्र ने अर्थात इकोनॉमिक्स में क्या नियम बनाए गए हैं। तो इसका नियम ये है कि खरीद सस्ती से सस्ती और बिक्री महंगी से महंगी, यानी जितना आप सस्ते से सस्ता खरीद सकते हो उतना खरीदिए, और दूसरा जितना आप महंगे से महंगा बेच सकते हो उतना बेचिए। इसी से क्या होगा कि मुनाफा होगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, संपत्ति के दो मुख्य साधन। संपत्ति के जो दो मुख्य साधन होते हैं उनमें पहला होता है सृष्टि के द्रव्य, जो हमें नेचर से प्राप्त हुए, और दूसरा मनुष्य का शरीर श्रम। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं समाप्त हो गई दो प्रथाएं, ऐसी प्रथाएं जो समाप्त हो चुकी है। तो पहली गुलामी की प्रथा और दूसरी है राज प्रथा। पहले हमारे लोगों को, इंसान को गुलाम बना लिया जाता था, उनको एक बार कर्ज देकर, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे, उनके घर के लोगों से जो है खेतों में या घर में काम करवाया जाता था, वो कभी उसमें से मुक्त नहीं हो पाते थे। फिर राज प्रथा यानी राजाओं वाली प्रथाएं चली आई थी, है ना। तो इन दोनों चीज़ों का अंत हुआ। फिर उसके बाद में लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, कल्याणकारी राज्य का अर्थ। तो कल्याणकारी राज्य यानी सबका अच्छा करने वाला राज्य, ऐसे राज्य का अर्थ क्या है? तो हम देखते हैं, ऐसे राज्य का अर्थ है कि दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा हर तरह की मदद मिलना। अर्थात जो दुर्बल, कमज़ोर, गरीब लोग हैं उनको राज्य सत्ता यानी सरकार के द्वारा हर तरह की मदद मिलना, है ना। जो भी उनको मदद चाहिए हो वैसी मदद मिलना, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा देना। यानी सरकार गरीबों की मदद कैसे करेगी? तो जो है ज़्यादा जिनकी इनकम है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनसे टैक्स वसूल करके, है ना, और फिर उन पैसों से जो है गरीबों की मदद करेगी। अब इन पैसों से कैसे मदद की जाती है? इनके लिए जो मुफ्त में हॉस्पिटल, मुफ्त में स्कूल या सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, जहाँ बहुत मिनिमम चार्जेस लगते हैं, है ना, ऐसी जगह पर ये पैसे लगाए जाते हैं जो टैक्स के द्वारा वसूल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, कृति पूर्ण कीजिए। और कृति पूर्ण कीजिए के अंदर आपको दिया हुआ है कि गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। अब इसमें पहला सूत्र तो ये है कि 4 घंटे शरीर श्रम किया जाए, और दूसरा सूत्र ये है कि पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना, है ना। दूसरा सूत्र क्या है? पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना। उसके बाद में इधर आ जाते हैं, हम देखते हैं और कौन कौन से सूत्र हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने, यानी प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को दूसरों में बांटने के लिए, देने के लिए बुद्धि का उपयोग करना, यानी बौद्धिक। और दूसरा है 4 घंटे बौद्धिक काम करना, है ना। तो ये इस तरीके से अशांति मिटाने के लिए जो सूत्र हमें गांधी जी ने बताए वो है ना। इसके हमने 4 पॉइंट लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुलना कीजिए। तुलना कीजिए के अंदर दिया है बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, इन दोनों में हमको तुलना करना है, इन दोनों के बारे में लिखना है कि क्या करते हैं ये। तुलना किस आधार पर करेंगे? उनके कार्य के आधार पर तुलना करेंगे, है ना। और तो उसमें हम देखते हैं कि क्या लिखना है। तो बुद्धिजीवी बौद्धिक काम करना, इनका कार्य क्या होता है? बुद्धि से रिलेटेड बौद्धिक कार्य करते हैं ना, मानसिक कार्य करते हैं। और दूसरा अधिक आमदनी
और प्रतिष्ठित और सुखमय जीवन जीना, है ना। ये बौद्धिक काम करते हैं, इनकी आमदनी भी ज़्यादा होती है और इनको एक प्रतिष्ठित, सम्मानित और सुखमय जीवन मिलता है। जबकि श्रमजीवी, ये बौद्धिक काम करते थे, ये क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। और दूसरा, इनकी आमदनी कम होती है, प्रतिष्ठा नहीं होती है इनकी, और कष्टमय जीवन भी इनका होता है। इस तरीके से हम दोनों के अंदर अंतर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा। दान देने से कार्य बनते हैं। कौन कौन से कार्य बनते हैं, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि दान देने से कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या क्या किया जाता है दान के पैसों से। तो पहला, इसलिए क्वेश्चन को समझ लेना पहले बहुत ज़रूरी है ना। दान से क्या कार्य होते हैं, मतलब कि दान वाले पैसों से क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो पहला तो है अस्पताल और दूसरा है विद्यालय। उसके साथ में इन्हीं पैसों से जो है अनाथ आश्रम बनाए जाते हैं, वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं, जहाँ के वृद्धों को, अनाथों को आराम से रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकेंड पार्ट है कि व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। किन से? व्यापार की कला विद्यालयों से प्राप्त होती है। हम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालयों से इन गुणों को सीखते हैं, जो हमारे टीचर हमें सिखाते हैं, जो हम पढ़ते हैं, हमारी किताबें जो होती है उससे हम सीखते हैं ना। और दूसरा, अपने साथियों एवं समाज से हमें कला प्राप्त होती है। किस चीज़ की? व्यापार की। आइए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से, पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। क्या कीजिए? इनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला इक प्रत्यय देखिए, प्राथमिक, मिक, इक, है ना। म में ई लगा हुआ है तो इक प्रत्यय हो गया। प्राकृतिक, त में ई है और क, इक प्रत्यय। बौद्धिक, ध में ई है और क, बौद्धिक प्रत्यय, इक प्रत्यय सॉरी। और श्रमिक, म में ई है और क, इक प्रत्यय। आर्थिक, थ में ई है और क है, तो इक प्रत्यय। सामाजिक, ज में ई है और क है, सामाजिक यानी इक प्रत्यय। और शारीरिक, इक प्रत्यय, र में ई है ना। उसके बाद में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं, यानी ऐसे शब्द हैं जो दिए उनके साथ साथ उनके विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द या अपोजिट शब्द है ना, वो भी पाठ में ही प्रयुक्त है, यानी पाठ में ही लिखे हुए हैं, उसी में जो है यूज़ हुए। तो ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। हमको ऐसे शब्द ढूंढकर लिखना है। तो हम पहला देखते हैं इसके अंदर कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अपोजिट होता है अप्रत्यक्ष। जो लेसन में दोनों ही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, इस तरीके से। देश विदेश, ये वाले चीज़। हाड़ मास, हाड़ का अपोजिट मास। हाथ पैर, हाथ का अपोजिट पैर। स्वार्थ परार्थ, स्वार्थ का अपोजिट परार्थ या परोपकार, है ना। उसके बाद में अमीर गरीब, अमीर का अपोजिट जो है गरीब। और शारीरिक और बौद्धिक या शारीरिक और मानसिक, जो भी है आप वो दोनों यहाँ पे बौद्धिक और मानसिक दोनों आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाले आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको जो है उपायोजित लेखन दिया हुआ है और उपायोजित लेखन के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से कि समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। यानी समाज, हम जब दूसरों का भला किया जाए, दूसरों के भलाई के कार्य किया जाए तो उस वृत्ति यानी उस स्वभाव से ही जो है समाज ऊपर उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखें। इसमें स्वमत, ये आपको निबंध में भी लिखने के लिए आ सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो अभिव्यक्ति उपायोजित लेखन के अंतर्गत आती है, लेखनीय, पठनीय, श्रवणीय में आती है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि इनको यहाँ आपको लेखनीय, पठनीय, श्रवणीय दिखता है, लेकिन इन्हीं में से कहीं ना कहीं से टॉपिक आ जाता है कि जो है स्वमत लिखिए, निबंध लिखिए, कभी कहानी, कभी लेटर राइटिंग, कभी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन लेखन वगैरह, ये सब इन्हीं में से आ जाते हैं। संवाद लेखन, वृत्तांत लेखन। तो मेरा कहना यही है कि आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। टेक्स्ट बुक आपने सॉल्व कर लिया पूरा अच्छे तरीके से, तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहती हूँ अभिव्यक्ति का क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि इस चैनल को देखकर, पढ़कर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि मिलकर बांटकर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है। तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे, और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। तो आइए हम अभिव्यक्ति के आंसर को देख लेते हैं कि समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है।
इस क्वेश्चन के आंसर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि समाज में दो वर्ग के लोग रहते हैं। पहला धनी वर्ग एवं दूसरा निर्धन वर्ग। यदि धनी व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग गरीबों की सेवा एवं उत्थान के लिए नहीं करता तो उसे परोपकारी के लिए करता है, नहीं करता है, नहीं है ना। समाज में दो वर्ग होते हैं, पहला धनी एवं दूसरा निर्धन। यदि धनी व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग गरीबों की सेवा एवं उत्थान के लिए करता है तो उसे परोपकारी वृत्ति कहा जाता है। यानी दूसरों के लिए किया गया, दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य जो है परोपकारी वृत्ति कहलाता है। ठीक है। उसका धन किसी के काम में ना आए, उसका यानी किसका, धनी व्यक्ति का। किसी धनी व्यक्ति का धन किसी के काम में ना आए, किसी के यानी निर्धन व्यक्ति के अगर काम ना आए तो वह खजूर के पेड़ के समान हो जाएगा। कौन, वह धनी व्यक्ति जिसके नीचे से गुजरने वाले राहगीर को न तो उसकी छाया मिलती है और न ही उसके फल प्राप्त होते हैं। कहते हैं ना, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यानी दिखने को तो बड़े मीठे फल उसके लगते हैं लेकिन इतने दूर होते हैं कि कोई उसके फलों को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भूखा व्यक्ति अपना पेट नहीं भर सकता। और छाया भी इतनी दूर उसकी रहती है क्योंकि ऊंचा पेड़ है, तो इतनी लंबी छाया इतनी दूर जाती है कि उसके उस पेड़ के नीचे से निकलने वाले राहगीर को तो उसकी छाया प्राप्त ही नहीं होती। तो फिर ऐसा धनी बनने से क्या फ़ायदा कि अगर सामने वाला व्यक्ति खूब धनी हो जाए तो न तो उससे मिलने जा सको, न उससे अच्छे से दो शब्द बात कर सको। वो अगर अकड़ के रहे अपने इसमें, खजूर के पेड़ के समान ऊंचा ऊंचा होता रहे और उसके धन से किसी को कोई लाभ नहीं हो तो क्या मतलब है ना। यहाँ पे आगे दिया गया है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे अस्पताल, विद्यालय, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम आदि। ये सब इनके ही दिए हुए धन के दान से बनाए जाते हैं। और फिर आगे भी ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो संस्थाएं हैं जैसे अस्पताल है, विद्यालय, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ये सब इन्हीं के धन आगे आगे भी ये लोग धन देते ही रहते हैं वहाँ पर। इसी से इनका बहुत अच्छे तरीके से संचालन होता रहता है। यदि व्यक्तियों के पास धन इकट्ठा न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेगा। ये भी ज़रूरी है कि लोगों के पास में धन इकट्ठा हो तभी तो वे दान कर पाएंगे। अगर धन इकट्ठा ही नहीं होगा तो वे कैसे दान दे पाएंगे और फिर समाज को कैसे लाभ मिल पाएगा। वैसे भी भारतीय समाज में धन का संचय दान करने के लिए करने की पुरानी प्रथा रही है। यानी हमारे यहाँ पुराने वेदों में, पुराणों में कहा जाता है कि धन का संचय जो है दान करने के लिए किया जाना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि भारतीय जो है सदैव धन का संचय जो है दान देने के लिए किया करते थे। और अभी भी कुछ लोग वैसे हैं जो संचित धन को दान जरूर करते हैं। धनी और दानी व्यक्तियों के परोपकारी स्वभाव से ही समाज का उत्थान होता है, क्योंकि इनके दिए हुए पैसों से जो संस्थाएं बनती है वहाँ पर गरीबों का इलाज होता है, वहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। या ऐसे इनकी संस्थाएं और दूसरी होती है जहाँ कुटीर उद्योग वगैरह चलाए जाते हैं, लघु उद्योग वगैरह चलाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये गरीब लोग जो है काम करके अपना पेट पाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो समाज के उत्थान से शहर और फिर देश का उत्थान होता है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य को फिर से लिखिए। यानी ये जो कोष्टक के अंदर ये मुहावरे दिए हुए, ठीक है। अब यहाँ जो हमको अधोरेखित यानी जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है उसको अधोरेखित बोलेंगे। उनके नीचे, जिनके नीचे लाइन खींची हुई ऐसे शब्दों की जगह पर हमें इनमें से जो भी उचित है वो वाला मुहावरा लेना है और फिर से इसी सेंटेंस को फिर से बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है, करामत अली होले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। तो वाक्य बनाएंगे, स्नेह करना यानी हाथ फेरना, ठीक है। तो करामत अली होले से लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेर कर स्नेह करने लगा। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करामत अली होले से लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरने लगा। हाथ फेरने लगा यानी स्नेह करने लगा। तो ये एक्चुअली हाथ फेर कर, यहाँ पे अंडरलाइन आना चाहिए, ये गलती से यहाँ पे हो गई,
ठीक है, हाथ फेर कर स्नेह करने लगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। तो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा, भयभीत हो जाना यानी काँप उठना। तीसरा है, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? तो वाक्य बनाएंगे, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? यहाँ पे देखिए, इज्जत उतारना यानी कि अपमानित करना, किसी का अपमान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाएंगे हम, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाना मतलब चापलूसी करना। यहीं के यहीं आपको अर्थ भी मिल रहे हैं ना सभी वाक्यों के। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य, और क्या है वाक्य कि पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। तो बनाएंगे, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिल मिला उठे। यहाँ पर आग बबूला हो उठे वगैरह भी आ सकता था, है ना, परंतु यहाँ पर हमको ऊपर दिया हुआ है तिल मिला जाना, आग बबूला होना, सबके सेम मीनिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं, गुजर बसर करना यानी कि जीविका चलाना। तो ये जो जीविका चलाना है ये हमारे वाक्य में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ बताया अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में हम इस शब्द को उपयोग करके और वाक्य को बनाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम ये लिखें कि गरीबों का मेहनत करके गरीबों का जैसे तैसे गुजर बसर हो जाता है। ठीक है, तो गुजर बसर, हम अर्थ जो लिखते हैं ना वो अर्थ सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं कि इसका अर्थ ये है, अर्थात हम ये जो वाक्य बनाएंगे उसका अर्थ ये समझा जाए। लेकिन जो हम अर्थ लिखते हैं उसको हम कभी भी हमारे सेंटेंस में यूज़ नहीं करते। मैं कितनी बार देखती हूँ स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं और इसीलिए उनके जो नंबर है वो कट जाते हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो, उनके नंबर क्यों कट जाते हैं? मुहावरे का अर्थ तो लिखते हैं और इसी अर्थ को जब वाक्य बनाते तो यही कि जैसे गरीबों मेहनत करके गरीब अपनी जीविका चला लेते हैं, ऐसा बना देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। आपको ये चीज़ यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा है गला फाड़ना, जो शब्द दिया है उसको यूज़ कीजिए। गला फाड़ना, गला फाड़ना यानी चिल्लाकर बोलना। अब ये कहें हम लोग कि सिरचन जब मानू के यहाँ गया तो मानू की भाभी चिल्ला कर गला फाड़कर उसे डांटने लगी। ठीक है, कलेजे में हुक उठना, कसक होना, कसक होना यानी दर्द होना, तकलीफ़ होना, इस तरीके से हम उसको बोलेंगे। यानी अगर हम इसके लिए ये कहें तो कसक कब होगी, दुख कब होगा, जब कोई ऐसी दुखद घटना घट जाए तब। जैसे हम ये बोलेंगे कि मेरे पड़ोसी के जवान बेटे की मृत्यु हो गई और यह सुनकर यह सुनकर मेरे कलेजे में कसक उठ गई, मेरे कलेजे में हुक उठ गई। ठीक है, वेरी सॉरी, ये बोल दिया मैंने, कलेजे में हुक उठ गई। सीना तानकर खड़े रहना, सीना तानकर खड़े रहना यानी दृढ़ता पूर्व अड़े रहना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि भारतीयों की सहायता करने के लिए, भारतीयों को आज़ाद करवाने के लिए गांधी जी सबके सामने सीना तानकर खड़े रहे। ठीक है, इस तरीके से। टांग अड़ाना यानी दूसरे के कार्य में बाधा डालना। तो मेरे पड़ोसन की आदत है कि वो गाए बगाए दूसरे के काम में टांग अड़ाती रहती है। ठीक है, उसके बाद में है जेब ढीली होना यानी खर्च हो जाना। जब हम गोवा की ट्रिप पर गए घूमने के लिए, है ना, तब जेब अच्छी खासी ढीली हो गई। निजात पाना यानी छुटकारा पाना। तो जैसे तैसे परीक्षा हुई और मैंने पढ़ाई से निजात पाई। फूट फूट कर रोना, धाय मार कर बिलख कर रोना। अब यहाँ पर हम इसका क्या वाक्य बना सकते हैं कि हम इसका वाक्य बना सकते हैं कि मेरे कुत्ते की मृत्यु पर मैं फूट फूट कर रोने लगी, है ना, इस तरीके से। मन तरंगायित होना, मन तरंगायित होना यानी प्रसन्न होना। गोवा की वादियाँ देखकर, गोवा का वातावरण, वहाँ का प्रसन्न वातावरण देखकर मन तरंगायित
हो गया। मुंह लटकाना यानी निराश होना या चिंता होना। जब रिजल्ट का दिन जैसे जैसे पास आता जा रहा था वैसे वैसे राजेश का मुंह लटकता जा रहा था, यानी कि वो निराश हो रहा था, चिंता कर रहा था। अब आपको नीचे दिया हुआ पाठ्य पुस्तक में आए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पाठ्य पुस्तक में जितने भी मुहावरे आए वो आपको ढूंढना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। और वही मुहावरे आपको जो है आपके बुक में एंड में भी दिए हुए रहते। उपायोजित लेखन, निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। हमको शब्द दिए हुए मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज। अब हमको यहाँ पर कहानी लेखन में कोई भी शब्द सीमा नहीं दी हुई है, परंतु हम जब कहानी लेखन करते हैं तो कम से कम 100 शब्दों की हमारी कहानी होना ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्दों की होना चाहिए। और उसके अंदर ये सारे जो भी वर्ड दिए ना, मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज, ये सब यूज़ होना चाहिए। इसके आधार पर एक अच्छी सी कहानी बनना चाहिए जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जो पढ़ने में अच्छी लगती हो, है ना। यानी कुछ भी कहीं पर भी नहीं जोड़ देना है और हमको उसको अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए हम इसकी कहानी कैसे लिखना है वो देखते हैं। इस तरह से आप कहानी लिख सकते हैं कि मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज, इसको आपको लिखना है कि एक छोटे से गांव में रमन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा सूरज और बेटी चांद और उसकी बूढ़ी माँ थी। यानी बेटे का नाम क्या था उनके? सूरज। बेटी का नाम क्या था? चांद। तो हमने यहाँ पे चांद जो है ये शब्द आ गया, ठीक है। और उसकी बूढ़ी माँ भी थी। रमन अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। दिन रात के परिश्रम से उसके खेतों में सोने के समान फसल लहलहाती थी, है ना। यहाँ पे सब दूर आप फुल स्टॉप लगाइएगा, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है। उसका पूरा समय खेतों में ही बीत जाता था और वह परिवार को समय नहीं दे पाता था। अतः उसने अपने खेत में ही एक कच्चा मिट्टी का घर बना लिया। कैसा घर बनाया उसने? कच्चा बनाया, मिट्टी का घर बनाया, ठीक है। अब वह पूरा समय अपने परिवार को भी देता है, क्योंकि अब उसका परिवार जो है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि अब उसका परिवार जो है खेत में बने हुए कच्ची मिट्टी के घर में ही रहने के लिए चला गया था। अब वह पूरा समय अपने परिवार को भी देता है, क्योंकि वहीं खेत वहीं घर है ना, तो पूरा समय अपने परिवार को भी देता और सारा परिवार मिलकर खेत में काम भी करते, जिससे अब उसका काम भी जल्दी होने लगा और अनाज भी और ज़्यादा पैदा होने लगा और वो अपने परिवार को अच्छे से समय भी देने लगा। एक बार रमन शहर में मंडी में अनाज पहुंचाने के लिए अपने ट्रैक्टर से जा रहा था। अब उसके पास इतना अच्छा अनाज होता था, उसने ट्रैक्टर वगैरह भी ले लिया। तभी जब वो जा रहा था ट्रैक्टर से शहर में अपने अनाज को जो है मंडी में बेचने के लिए, है ना, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि एक बार रमन शहर की मंडी में अनाज पहुंचाने के लिए जा रहा था और अपने ट्रैक्टर से जा रहा था। तभी क्या हुआ? तभी रास्ते में पगडंडी पर उसे एक बहुत ही सुंदर खरगोश दिखा, ठीक है। अब खरगोश भी आ गया, हमारा ये वर्ड भी आ गया, तो उसे बहुत सुंदर खरगोश दिखा। उसने खरगोश को अपने ट्रैक्टर पर बिठा लिया और शहर से काम पूरा कर अपने घर पहुंचा। चांद और उसका भाई, यहाँ पे लिख सकते हो चांद और सूरज, खरगोश को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब वे पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ खरगोश के साथ अपना समय बिताते। खरगोश भी उनकी बातें ध्यान से सुनता, है ना। एक दिन चांद खरगोश को खेतों में ले गई। खरगोश को वहाँ बड़ा मज़ा आया। तभी चांद के भाई ने कागज़ की पतंग बनाई। अब कागज़ का यूज़ हमको करना है ना, तो क्या करेंगे, खेतों में कागज़ की पतंग बनाई। अब वे पतंग उड़ाने लगे। अपने परिवार को और बच्चों को खुश देखकर और उनको अपना पर्याप्त समय देकर रमन भी अब बहुत खुश था। उसे अपने खेत और परिवार दोनों में अब संतुलन करना आ गया था। यानी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक किसान जो है अगर परिश्रम करता है, अपने घर को परिवार को समय नहीं दे पाता, तो उसने उस परिवार को समय देने के लिए अपने परिवार के लिए क्या क्या किया, तो घर वगैरह जो है खेत में ही बना लिया। अब आप इसको क्या हेडिंग दे सकते हैं इस कहानी को कि रमन और रमन का परिवार, इस तरीके से आप दे सकते। या फिर आप लिख सकते हैं कि चांद और खरगोश, इस तरीके से भी आप इसको जो है हेडिंग दे सकते हैं। कुछ भी जैसा आप चाहे वैसा, कहानी में थोड़ा सा बदलाव भी आप कर सकते हैं। खरगोश की जगह पे आप खरगोश को और कहीं से इसमें लेकर आ सकते हैं। आप इसमें कागज़ की पतंग बनाई, कागज़ का, और कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस समय जो है, वहाँ कागज़ का उपयोग कुछ बता सकते हैं कि चांद के स्कूल में जो है क्राफ्ट का
क्लास था और उस दिन उसे कागज़ के खिलौने बना कर ले जाना थे। इस तरीके से आप यानी बहुत सारे जो है हमारे दिमाग में बहुत सारे उसके क्लूज़ आना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इससे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब चाँद जैसे है, अब मैंने यहाँ पर इस लड़की का नाम चाँद और उनके बेटे का नाम सूरज रख दिया। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि जब खेत में उनका कच्चा मिट्टी का मकान बनाया, सब लोग साथ में रहते, रात को सब लोग इकट्ठे बैठकर चाँद की चांदनी रात में सब लोग इकट्ठे बैठकर घर के बाहर आंगन में खाना खाते, ऊपर आसमान में चाँद और तारे उस समय बड़े सुंदर दिखाई देते, बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ पर दिखाई देता और वे लोग बहुत बहुत मज़े से रात को खाना वाना खाकर वहीं पर आंगन में ही बिस्तर डालकर सो जाते खटिया पर और चाँद को निहारते रहते। इस तरीके से आप जो है बहुत कुछ लिख सकते हो, है ना। तो आप देखिए, आपको जो भी अच्छा लगे और भी इसमें जोड़कर आप लिख सकते हैं। देखिए, देखते हैं अब इसके अलावा और इस लेसन में क्या है। पेज नंबर 59 यानी 59, इस पर आपको पठनीय में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के श्रम प्रतिष्ठा और अहिंसा संबंधी विचार पढ़कर चर्चा कीजिए। अब हमारा ये जो लेसन है इसके अंदर श्रम प्रतिष्ठा और अहिंसा यानी श्रम का ही तो महत्व बताया गया है ना, शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम, और इसके अंदर अंतर्गत इन्होंने अहिंसा संबंधी अपने विचार भी इसमें बताए। तो हम इसके अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं, अपने विचार लिखना है इसके अंदर। तो अब हम गांधी जी के उन विचारों के साथ में हमको चर्चा करना है, गांधी जी के विचार लेना है और उस विचार के आधार पर ग्रुप में डिस्कस करना है। अब ये आपको जो है स्वमत के लिए लिखने के लिए आ सकता है, ये आपको वृत्तांत लेखन के लिए भी आ सकता है और निबंध के हिसाब से भी, कहानी के हिसाब से भी आ सकता है, निबंध के हिसाब से भी, यानी किसी न किसी हिसाब से ये आ सकता है। तो आप देखते हैं, श्रम और श्रम की प्रतिष्ठा। गांधी जी ने श्रम और श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को रोज उत्पादक श्रम करना चाहिए। यानी यहाँ पर उन्होंने रचनात्मक कार्य और लोक चेतना इनका माध्यम किस चीज़ को बनाया, श्रम और श्रम की प्रतिष्ठा को, है ना। और उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को श्रम का महत्व समझ में आए, इसलिए उसको श्रम करना ही चाहिए। श्रम करना लाचारी न रह जाए, यहाँ पे गांधी जी ये भी बोलते हैं, श्रम करना किसी की लाचारी न रह जाए। यानी ऐसा न हो कि उसके घर में खाने के लिए नहीं है, गरीब है, इसलिए उसको जो है न चाहते हुए भी श्रम करना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा का सूत्र यह बताया है कि पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने और देने के लिए बुद्धि, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो उन्होंने बताया उनके हिसाब से कि पेट भरने के लिए हाथ पैर यानी हाथ और पैरों से मेहनत करना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्ञान देने के लिए भी, बांटने के लिए भी किसका उपयोग करना चाहिए, बुद्धि, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ हर एक व्यक्ति 4 घंटे शरीर श्रम और 4 घंटे बौद्धिक श्रम करे और 4 घंटों के शरीर श्रम से ही उसे इतना मिल जाए कि उसका जो है उदर निर्वाह हो सके, उदर निर्वाह यानी पेट भर सके। मेरे मत से गांधी जी के यह विचार अनुकरणीय है। अब यहाँ पे हम अपना मत दे सकते हैं, मैंने इसे स्वमत के आधार पर लिखा हुआ है ना, कि मेरे मत से गांधी जी के यह विचार अनुकरणीय है, परंतु विडंबना यह है कि इसे लागू कैसे किया जाए। यदि हम गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो सच में श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकेंगे, यानी श्रम के महत्व को हम लोगों को क्या कर सकेंगे, बता सकेंगे। अतः लाज शर्म बाजू में रखकर हमें किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग बौद्धिक श्रम तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई छोटा मोटा कार्य करना हो तो उसके लिए शर्म आती है, लज्जा आती है और लोग फिर उस कार्य को बहुत हीन कार्य समझते हैं, ना, छोटा काम समझते हैं। इसलिए कोई भी छोटा काम करना नहीं चाहता, शरीर श्रम करना नहीं चाहता, शारीरिक श्रम वाले कार्य को छोटा समझा जाता है। इसीलिए हमने कहा है कि अब हम विदेशों में देखें, दूसरे देशों में देखें तो छोटे छोटे कार्यों को भी महत्व प्राप्त है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ के लोग कोई भी कार्य करने में कभी शर्म नहीं करते, चाहे वो साफ़ सफाई का कार्य हो, चाहे वो घास काटने का कार्य हो, चाहे वो गाड़ियों को साफ़ करने का कार्य हो, सभी वहाँ पे हर काम को जो है कीमत प्राप्त है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि इसने शरीर श्रम किया है, इसमें दिमाग का काम तो हुआ नहीं है इसलिए इसको कम पैसा मिले, नहीं, हर चीज़ को वहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है। इसीलिए हमें भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारी लाज शर्म सबको बाजू में रखकर हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिससे कि जो भी श्रम वाले कार्य हैं उनको महत्व मिल सके, तभी तो समाज की सोच में बदलाव संभव है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या।
नेक्स्ट यहाँ पर श्रवणीय में आपको पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है कि आर्थिक विषमता को दूर करने वाले उपायों के बारे में सुनकर कक्षा में सुनाइए। तो अब ये जो आर्थिक उपाय है ये आपको देखो इसी वाले पेज पर, यानी कि आपके पेज नंबर 60 पर ही ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, यह गंभीर बुनियादी सवाल है, यहाँ से लेकर उसका निर्वाह चल सके, ये पूरा पैराग्राफ इसी चीज़ का है कि आर्थिक विषमता को दूर करने वाले उपाय। तो मैंने सोचा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है, इसलिए मैंने वही निशान लगा दिया है और आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पेज नंबर 61 पर, पेज नंबर 61 पर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है आपको कि वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है, विषय पर चर्चा करते हुए अपना मत प्रस्तुत कीजिए। टॉपिक बहुत अच्छा है, आप देखिए इसको। अभी क्या है इसके अंदर दिया हुआ, यह बात बिल्कुल सही है, आजकल पुराने समय जैसा भेदभाव नहीं रह गया। पहले लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, लड़कियों को तो स्कूल ही नहीं भेजा जाता था। तो यहाँ पर ये कि आजकल वैसा समय रह नहीं गया है। सरकार ने शिक्षण संस्थानों में सब बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई एवं खेलकूद में अवसर प्रदान किए हैं, परंतु फिर भी अज्ञानवश और घोर गरीबी के कारण कुछ बच्चे इन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अब यहाँ पर हम किस चीज़ के महत्व को बता रहे हैं, खेलकूद के महत्व को बता रहे हैं, है ना। और किन के लिए, तो सभी बच्चों के लिए यहाँ पर खेलकूद के महत्व को बताया गया है। विद्यार्थियों, इस चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सिर्फ पढ़कर आगे मत निकल जाइए। ध्यान रखिए आपका सब्सक्रिप्शन मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा के साथ साथ प्रेरणा देता है और मैं नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ आपके लिए फिर से वीडियो बनाने के लिए जुट जाती हूँ। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ाई जिस प्रकार हमारे व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार खेल कूद शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे उसके लिए खेल कूद जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यानी बहुत खेलने वाले, खेलकूद में प्रतिभाशाली बच्चे हमको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बस आवश्यकता है उस पर और अधिक कार्य करने की। क्योंकि बच्चे खेल तो लेते हैं, मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उनको वैसा खाना नहीं मिल पाता। किसी किसी के घर पे परिस्थिति अच्छी नहीं है और सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ होने के बावजूद भी खेल कूद के लिए बच्चों को जो सुविधाएँ चाहिए, खान पान जिस तरह का चाहिए उस तरह का नहीं मिल पाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ की है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि उस पर और कार्य करने की आवश्यकता तो है ही। विद्यालयीन स्तर पर खेल कूद को शिक्षा का अभिन्न अंग बना देना चाहिए, जिससे कि वहीं से समझ में आ जाए कि कौन सा बच्चा जो है खेल कूद में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लेखनीय में। अब ये तो लेखनीय का है आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ही है कि मेवे फलते श्रम की डाल विषय पर अपनी लिखित अभिव्यक्ति दीजिए। और ये आपके पेज नंबर 62 के ऊपर दिया हुआ है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए श्रम अनिवार्य है ना। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करना ही पड़ेगी। श्रम है नहीं क्या, मेहनत, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। उन्हीं लोगों का जीवन सफल रहता है जो आराम को त्याग कर श्रम को अपनाते हैं। हमें बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, दिखते हैं आज, अरे इतने बड़े बड़े टाटा बिरला बन गए, इतने बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, हमें उनका आराम दिखाई देता है, हमें उनका चैन दिखाई देता है, हमें उनका सुख दिखाई देता है, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि उसके पीछे उनका मेहनत कितना है। कभी भी किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा हुआ देखो तो हमेशा ये सोचो कि इतना आगे बढ़ने के लिए उसने कितनी घोर मेहनत की होगी, कितनी घोर तपस्या की होगी, कितने सुखों को त्यागा होगा, तब जाकर आज वो इस जगह पर खड़ा होगा। तो कभी भी किसी की अच्छाइयों को देखो, किसी के सुख को देखो तो ये ज़रूर ध्यान करो कि उसके पीछे उसने कितने कष्ट किए हुए होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आराम को त्याग कर श्रम को अपनाता है, श्रम दो तरह का होता है। यानी जो सफल वही व्यक्ति होता है जो आराम को त्याग देता है और श्रम को अपना लेता है ना। और श्रम यहाँ पे हमको दो तरह का दिखाया गया है कि एक तो शारीरिक श्रम और एक बौद्धिक श्रम। इनमें से कोई भी श्रम मनुष्य चुन ले वह निरंतर आगे बढ़ते रहता है। श्रम कोई सा भी श्रम हो, श्रम श्रम ही है, मेहनत मेहनत ही है। कोई भी श्रम चुन लिया जाए तो वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि बौद्धिक श्रम के सहारे से ही मनुष्य जो है पढ़ लिख कर जो है बहुत आगे बढ़ेगा, नहीं। कई हमने निरक्षर लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि जो करोड़ोंपति बन चुके हैं ना। तो मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास कर करके गुणवान और बुद्धिमान हो जाता है। फिर कोई भी व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति अभ्यास कर करके गुणवान बुद्धिमान हो जाता है। यानी बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के
सके जड़मति हो तो सुजान। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई कार्य अगर हम निरंतर करते रहे तो वो हमें आ ही जाता है। आप किसी श्लोक का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा जिसको नहीं आती होगी आज से देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने को शुरू कर दीजिए। आप उसको याद करिए ही मत, लेकिन रोज़ नियम से जो है 5 मिनट में हनुमान चालीसा ख़त्म हो जाती है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। 3-4 महीने के बाद में आप अपने आप उसको बोलने लग जाएंगे, आपको अपने आप ही वो आ जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की चिप में जो है जाके फिट हो जाएगी। तो कहने का मतलब करत करत अभ्यास के कोई भी कार्य जब हम निरंतर लगातार करते रहते हैं तो उस कार्य में हम निपुण हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास कर करके गुणवान और बुद्धिमान हो जाता है। परिश्रम की डाल पर ही मीठे फल लगते हैं। परिश्रम की जो डाल होती है यानी पेड़ की जो डाल जो मेहनत करती है उसी पे मीठा फल लगता है। अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल कैसा होगा, अवश्य मिलेगा और वो फल मीठा जरूर होगा। मेहनती व्यक्ति संसार में सदैव संतुष्ट एवं समाधानी होता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होता है। उसे पता होता है कि वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने मेहनत की कद्र होती है और वह अपने मेहनत के फल का सही आनंद लेता है। उसे पता होता है ना कि वो भूखा तो मरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। जब मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति मेहनत करे उसको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं होती। विद्यार्थी श्रम द्वारा परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। मजदूर, किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, व्यापारी, खिलाड़ी आदि की प्रगति में भी श्रम का ही हाथ होता है। तो इस तरीके से हम मेवे फलते श्रम की डाल यह चरितार्थ कर सकते हैं। इस कहावत को अपने जीवन में उतार कर भी, और इस तरीके से हम इसके लिए लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब आपको श्रम साधना इसका ये जो स्वाध्याय है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी होती है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयत्न ज़रूर करती हूँ। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस लॉकडाउन के पीरियड में ये लॉकडाउन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल देती जा रही हूँ। बस शांति रखिए, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा और खूब अच्छा मिलेगा। तो बस पढ़ते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए और भरोसा कीजिए मुझ पर। आप बस जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए और आपके कोई नंबर काट ही नहीं सकता, ये मेरा आपको वादा है। तो बस ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।